अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माजिद और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 40,000 से ज़ायद हो चुकी है। पंजाब में तादाद 14,000 से तजावज़ कर गई है। अगर 40,000 की जो तादाद है मुल्क भर में, उसका जायज़ा लिया जाए तो पहले 10,000 केसेस 57 रोज़ में सामने आए। उसके बाद जो 10,000 केसेस सामने आए वो 11 रोज़ में सामने आए। फिर ये तादाद 7 रोज़ तक मुहित होगी और अब पिछले 6 रोज़ में 10,000 केसेस सामने आए। यानी जो फिगर है वो ये शो कर रहा है कि जिस तरह मरीजों की तादाद बढ़ रही है उस तरह दिन कम होते जा रहे हैं। पहले 57 रोज़ लगे हमें 26 फरवरी से 10,000 केसेस पहुंचने के लिए, और पिछले हफ्ते 6 रोज़ के अंदर 10,000 केसेस सामने आए हैं। 40,000 तादाद पहुंच चुकी है। पंजाब की बात कर लीजिए तो पंजाब में जो तादाद है वो 14,000 से ज़ायद पहुंच चुकी है। और लाहौर शहर की बात कर लें, लाहौर एपी सेंटर रहा। बार बार कहा गया कि लाहौर को लॉकडाउन किया जाए, सख्त किया जाए। यहाँ पे SOPs पर फॉलो जो करवाया जाना था वो नहीं हो रहा, अमल दरामद नहीं हो रहा। यहाँ पे तादाद 7,000 पहुँच चुकी है। अभी आज प्रोग्राम में इसी पे बात करेंगे। अब टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है साबिक सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जिन्ना हॉस्पिटल की, जबकि आसिम शौकत तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ मौजूद है। और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत साहब भी। पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये सिचुएशन जो मैंने आपके सामने रखी है और नाजरीन के सामने भी रखी है कि जिस तरह 10-10 हज़ार केसेस बढ़ते गए, 40,000 का फिगर आ गया। पहले 57 रोज़ लगे, अब पिछले 6 रोज़ में 10,000 केसेस बढ़े हैं। लॉकडाउन नरम हो चुका है। ये जब 57 रोज़ लगे तब लॉकडाउन मौजूद था, फिर लॉकडाउन को नरम किया गया, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम गए और अब नरम और सख्त लॉकडाउन की पॉलिसी हम अपना रहे हैं। बज़ाहिर लग ऐसा रहा है कि लॉकडाउन तो है ही नहीं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी और इस प्रोग्राम में इस जो बहुत ही एक हॉट टॉपिक है जिस पे बोलने के लिए आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। एक चीज़ जो हम डे वन से कही जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी नंबर ऑफ़ पेशेंट बढ़ रहे हैं। जैसे आप देखा भी आपने अभी फरमाया कि जी ये 40,000 तक इसकी तादाद पहुँच चुकी है। जो हमारे लिए जो तशवीशनाक चीज़ है वो ये है कि नंबर ऑफ़ क्रिटिकल पेशेंट्स ऑन द हाई राइज। अभी हमें जो हॉस्पिटल है उसमें हमें एक बहुत ही एक हाई अलर्ट किस्म का सिस्टम हमें जो है ना वो जो डेवलप करना पड़ा है। ऑल द हॉस्पिटल्स ऑन आर इमरजेंसी ड्राइव। अभी हमें जैसे वेंटिलेटर है, मतलब एक मतलब आई बीइंग प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ICU, हमें जो वेंटिलेटर्स हैं और क्रिटिकल सर्विसेज हैं उसको एनहांस करने के लिए हमें बड़ी बहुत ही शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत पेश आ रही है। पहले जो हमारे पास पेशेंट आ रहे थे वो स्टेबल पेशेंट थे, उनमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी कि पेशेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंट रहे और उसके बाद ज़्यादा क्राइसिस में ना गए और उसके बाद सेटल हो गए और पेशेंट डिस्चार्ज हो गए, घर में भी चले गए। अब जो पेशेंट आ रहे हैं वो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, विच नीड हाई डिपेंडेंसी यूनिट। और हमारे पास चूँकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा बड़े सेटअप नहीं है जिसमें हम इतने ज़्यादा कुछ वेंटिलेटर या वो अरेंज कर सकें। तो अब ज़्यादा तशवीशनाक चीज़ है कि जो ये पेशेंट है इनको कैसे हैंडल किया जाए। डॉक्टर साहब हाई अलर्ट पे चले गए अब आप लोग? जी हम हाई अलर्ट पे हैं। हमें अब ये है कि हमें जो पेशेंट है जो एस्केलेटिंग फेज़ है ये पेशेंट्स की, इसमें जो क्रिटिकल पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हमें ये डायरेक्शन है कि हम वेंटिलेटेड जो एरियाज़ हैं उसको एनहांस करें और उसके लिए अपनी सर्विसेज है ना उसको इंक्रीज़ करें। ठीक है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जिस तरह मैंने भी प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ डाटा रखा कि पिछले 6 रोज़ में इस मुल्क में 10,000 केसेस का इजाफा हुआ है। 40,000 का फिगर पहुंच चुका है। पंजाब में तादाद 14,000 से ज़्यादा होगी। लाहौर शहर की बात कर लें तो 7,000 केसेस आए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम हाई अलर्ट पर चले गए। ये तो हुकूमत पहले भी बताती रही कि पीक आनी है, मई के आखिर में पीक आ सकती है, फिर कहा गया कि जून के आगाज़ में पीक आ सकती है, ये जुलाई तक पीक जा सकती है। तो लॉकडाउन नाम की तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक चीज़ जो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है और एक जो प्लानिंग होती है। हेलो जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगा कि जो एक कोऑर्डिनेशन के साथ एफर्ट होती है और एक जो प्लानिंग होती है, जो विजन होता है, वैसे तो बड़ा सारे कहते हैं माशाल्लाह विजनरी हुकूमत है, लेकिन मुझे इस विजन की समझ नहीं आती। अगर आपको आती है तो काइंडली मुझे भी बताइएगा कि जब आपके पास 2 केसेस थे तो आपने सख्त लॉकडाउन कर दिया जी हाँ। और जब आपके केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और आपने लॉकडाउन नाम की चीज को सिरे से ही खत्म कर दिया। आपने देखा कि 2 रोज कबल पूरे मुल्क में जो यौम अली के जुलूस निकले हैं वो तमाम मामलात हुए हैं। और इन तमाम चीजों को जब आप देखते हैं तो फिर आपने अभी जो डॉक्टर साहब की बात हो रही थी कि पेशेंट्स जो हैं वो क्रिटिकल होते जा रहे हैं। और अभी मैं ये अर्ज करूं कि ये जो डाटा अभी प्रेजेंट हुआ है हमारे सामने, ये डाटा इससे ओरिजिनली कहीं ज्यादा है। और वो इसलिए है कि WHO स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें 1% टेस्ट जो है वो करने हैं।
जो 22 लाख टेस्ट बनते हैं, क्योंकि हमारी आबादी 22 करोड़ है और हम अभी तक 2 लाख टेस्ट के करीब भी नहीं पहुंच सके। तो अभी तो हम 20 लाख टेस्ट हमने मजीद करने हैं, फिर हमें ओरिजिनल अपना मामला पता चलेगा कि हम कितने % इस वबा का शिकार हो चुके हैं। और ख्वाजा साहब, जो पहले खौफ क्रिएट किया गया उसकी वजह से बहुत से लोगों ने तो टेस्ट करवाई ही नहीं है। देखें, खौफ इसलिए, मैं ये बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी वैलिड बात की कि आपने कोरोना पेशेंट को इस तरह ट्रीट किया कि जैसे वो किसी जंग का कौमी मुजरिम है। जी हाँ। आपने उसको इस तरह से अस्पतालों में रखा और इस तरह से क्वारंटीनिया में डाला और एक्सपो सेंटर और मुल्क भर में जहां जहां वो बने हैं, किसी को शहरी जो है वो 11:30 बजे मिल रही है, कोई 2-2, 4-4 दिन से नेगेटिव होकर इंतजार कर रहा है कि मेरी रिहाई कब होगी। तो वो ऐसे ट्रीट होना शुरू हो गया है कि लोग इस कदर इस मामले में डिस्टर्ब है कि वो चाहते हैं कि टेस्ट ही ना करवाया जाए। ठीक है ख्वाजा साहब, 2-3 चीजें बड़ी मैंने इंपॉर्टेंट आपसे पूछनी है, इसलिए क्योंकि आप इस सूबे में सूबाई वजीर सेहत रह चुके हैं, इस महकमे को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इस वक्त जो बात हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया में भी बात हो रही है, लेकिन पंजाब में और पाकिस्तान में लग ऐसे रहा है कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाना शुरू हो गए। जो दादोशुमार सामने है वो दादोशुमार हैरान कुन है। अगर सरकार पॉलिसी का ऐलान करती है तो क्या होगा, अगर पॉलिसी का ऐलान नहीं करती तो क्या होगा? बजाय लग ऐसा रहा है कि पॉलिसी का ऐलान किए बगैर ऐसा हो रहा है। क्या ऐसा आपको भी लगता है कि सरकार ने लॉकडाउन इसलिए खोला है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस जाए, कोरोना वायरस फैले, ताकि 70% लोगोग को अगर कोरोना वायरस हो जाएगा तो ये वायरस दब जाएगा? लेकिन अगर 70% कोरोना वायरस होता है तो जो दादोशुमार है वो हैरान कुन है। अभी तक हमारा मोर्टेलिटी रेट है 0.22%। 0.22% को ही अगर 15 करोड़ अवाम पे रख लिया जाए, क्योंकि 70% पाकिस्तान की अवाम का 15 करोड़ बनता है, तो हमारा जो मोर्टेलिटी रेट आएगा यानी 3,45,000 अमवात होंगी। और अगर खुदा ना खास्ता ये 1% पर चला जाता है तो इस मुल्क में 15 लाख अमवात होंगी। ये सिचुएशंस किस तरफ जा रही हैं ख्वाजा साहब? अल्लाह ना करे। शाह साहब, देखें, आपने जो बात कही है, बीइंग पाकिस्तानी, हम सबसे पहले ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क के लोगों को अपनी अमान में रखे। लेकिन खाली दुआ से तो काम नहीं चलता, दवा भी साथ करनी होती है। अब तक जिस तरह से हमने इस तमाम मामलात को डील किया है ना, मैं ये समझता हूँ कि हम इसमें ना तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को मोरल इल्जाम ठहरा सकते हैं, वो तो दिन रात एक कर रहे हैं, अपनी जानें उन्होंने दिन रात खिदमत कर रहे हैं। हमें जिन्होंने प्लानिंग करनी है, जिन्होंने इस मुल्क को चलाना है, वो क्या कर रहे हैं? कभी वो वुहान के स्टूडेंट्स को रोक लेते हैं और तफ्तान वालों को आने देते हैं, कभी वो लॉकडाउन नरम और सख्त बातें करते हैं। और मैं हैरान इस बात से हूँ कि अभी जो 4 दिन कारोबार होगा और 3 दिन बंद होगा, उस पॉलिसी को जब मैं देखता हूँ तो मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि क्या कोरोना से कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है हमारी गवर्नमेंट की कि 4 दिन जब वो कारोबार होगा तो उसमें वो कुछ नहीं कहेगा और जो 3 दिन नहीं होगा उसमें वो प्रॉब्लम आएगी। या तो आप इसको ओवरऑल खोल दें और लोगों को ये पता हो कि जल्दी कोई नहीं है, दुकानें खुली हैं, हफ्ते में 7 दिन खुली हैं, SOP इस पर अमल हो रहा है और वो आराम से जाएं और अपनी शॉपिंग करें। लेकिन जब लोगों को ये पता होगा कि 4 दिन दुकानें खुली हैं, 5 बजे बंद हो जाएंगी, रमजान शरीफ चल रहा है, तो वो फिर जल्दी करेंगे, हरी करेंगे, रश करेंगे। और जब वो जल्दी में चाहेंगे तो लॉकडाउन के दौरान जो SOPs बनाए गए हैं उन पर अमल करना नामुमकिन होगा। पिछले 7 रोज का अगर डेटा सामने रख ले तो मोर्टेलिटी रेट 7% इजाफा हो गया है। अब डॉक्टर अज़िया मेरे साथ मौजूद है, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी है। वो कहना हम हाई अलर्ट पे चले गए हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स को ये डील कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चीजें वॉश होती जा रही हैं, चीजें खराब होती जा रही हैं, हाथ से निकलती जा रही हैं। और जहां तक अभी हाई डिपेंडेंसी यूनिट की बात हुई, तो हाई डिपेंडेंसी यूनिट को रन करना जितना मुश्किल होता है, उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ये डॉक्टर साहब से बेहतर कोई नहीं जानता। और हम क्या उसके लिए तैयार हैं? हम पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब, मैं समझता हूँ इस मामले में फिर भी पूरे मुल्क में बेहतर है। लेकिन क्या KP में आप इसको डील कर सकेंगे जहां आपके पास 55 वेंटिलेटर हैं? क्या आप बलोचिस्तान में इसको डील कर सकेंगे जहां आपके पास 50-60 वेंटिलेटर हैं? क्या आप इसको सिंध में डील करेंगे जहां 500? ठीक है, हुकूमती मौक़िफ़ ले लेते हैं। आसिम शौकत, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, हमारे साथ मौजूद हैं। हसन मुर्तज़ा साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामानी लीडर में प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आसिम, आपकी तरफ आऊंगा। जो ख्वाजा साहब ने भी बात की, जो डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं, हाई अलर्ट पे चले गए हैं, केसेस की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा होता जा रहा है, तो पॉलिसी क्या डील कर पाएगी पंजाब हुकूमत? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान, 1-2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छी बात है कि ख्वाजा नज़ीर साहब यहाँ मौजूद हैं। जिस वक्त हमें हुकूमत मिली और ये कोरोना वायरस का ये जो पैंडमिक है इसका पता चला, उस वक्त हमारी पंजाब की जो टेस्टिंग एबिलिटी थी दैट वाज 100 टेस्ट्स पर डे, यानी एक दिन में हम 100 टेस्ट कर पाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र ये है कि डिवीजन लेवल पर BSL 3 लेवल की जो लैब्स हैं उनका आगाज हो चुका है और आज हमने तारीख के सबसे ज्यादा यानी 6000 प्लस टेस्ट किए हैं। तो पहली चीज तो ये कि जब आपके 100 टेस्ट दिन में होते होंगे तो मैक्सिमम कितने बंदे आपके कोरोना वायरस पॉजिटिव होंगे? मैक्सिमम 100 होंगे। अब अल्लाह का शुक्र यह है कि हमारी टेस्टिंग एबिलिटी बढ़ गई है, तो आपके जो लोग हैं जो पॉजिटिव केसेस हैं वो भी ज्यादा आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, देखें, अगर बर वक्त इंतजामात ना होते तो जो एनालिसिस
एनालिसिस थे और जो एस्टिमेट्स थे वो ये थे कि 14 मई तक हमारी जो तादाद है अमवात की वो 1324 होनी थी, लेकिन अगर हम जब फैक्ट देखते हैं तो वो तादाद जो है वो 770 पर है, यानी कि तादाद ऑलमोस्ट 50% है। ये उसी वक्त मुमकिन हुआ जब एक भरपूर अवेयरनेस कैंपेन चली, जिस वक्त पार्शियल लेकिन इफेक्टिव लॉकडाउन हुए, जिस वक्त डॉक्टर्स को और जिस वक्त क्वारंटीन सेंटर्स डेवलप हुए, जिस वक्त हॉस्पिटल्स में यूनिट्स बने और वो तमाम एंटीसेप्टिक स्प्रे और वो जितनी भी ये बीएसए लेवल 3 लैब्स। अच्छा आसिफ, 2-3 पॉइंट्स। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं एक बात और पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मई 14 मई तक जो हमारे स्टैटिस्टिक्स ये कह रहे थे, इंडिकेटर्स ये कह रहे थे कि इस मुल्क में 52,000 केसेस सामने आएंगे, 52,000 का फिगर दिया। आज 17 मई है और जो फिगर सामने आ रहा है वो 40,000 का, यानी 12,000 का डिफरेंस है। अगर इसी स्टैटिस्टिक्स को देख के रख लिया जाए तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हम 50% बिलो नहीं है। फर्क है ना, 14 को 35-36 तकरीबन था, तो 52 और 35-36 वो था। तो आप यही देख लेना कि 3 रोज में 3 से 4,000 केसेस बढ़े हैं। वही डाटा मैंने सामने रखा है कि 6 रोज में 10,000 केसेस बढ़े हैं। तो वही फिगर तो वो हैरान को देना नहीं कि नंबर ऑफ टेस्ट कितने बड़े हैं। ये देखें, एक कहां 100 टेस्ट पर डे और कहां सिर्फ पंजाब में 6,000 प्लस टेस्ट पर डे। नंबर ऑफ टेस्ट हमारा सिर्फ टेस्ट बढ़ाना है। अब मैं आता हूं आपके जो बेसिकली कंसर्न है यहां पर। देखें, मैं बहसियत एक पॉलिटिकल वर्कर के ना ख्वाजा साहब की बड़ी रिस्पेक्ट और रिगार्ड करता हूं, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर बड़ा स्ट्रेट रहना चाहिए, क्योंकि कल को फिर इन्होंने भी अवाम में जाना है वोट मांगने और हम भी वहीं होंगे। देखें, ये मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूं, दिस इज बिटवीन द डीप एंड द डेविल सी। ये बड़ा एक टाइट रोप है। एक तरफ लोगों को वबा से बचाना है और दूसरी तरफ लोगों को भूख से और पैनिक से बचाना है। ये हमने प्रेशर फील किया है छोटे ताजर का। आप एक सर्वे कंडक्ट कराएं बड़ा ऑनेस्टली और जाएं छोटी मार्केटों में लोगों से पता करें कि आपको बीमारी से डर लगता है या बेरोजगारी से डर लगता है। आपको 100% रिस्पांस आएगा कि भाई हमने दुकानें खोलनी है, हमें बेरोजगारी से बचाएं। जब हम घर जाते हैं हमारे बच्चे हमारी शक्ल देखते हैं, ईद का त्यौहार आ रहा है। दिस आर्गुमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं कंक्लूड कर लूं, मैं अपना आर्गुमेंट कंक्लूड कर लूं। आसिम अगर थोड़ा सा इस पे बारी बारी आ जाए, क्योंकि मैंने अच्छा सुल्तान आखिरी जुमला कह के मैं आर्गुमेंट कंक्लूड करूं ताकि जो मेरे बाकी वो जो हैं दोस्त हैं वो रिस्पॉन्ड कर सके। अब इशू क्या है, तमाम दुनिया में देख लें, इटली, अमेरिका, स्पेन, अब आप पाकिस्तान में आ जाएं। दिस इज अ हाई टाइम वी नीड टू लर्न हाउ वी हैव टू लिव विद दिस कोरोना वायरस। हमें लोगों को ये ट्रेन करना पड़ेगा और अवाम को बहसियत खुद ये सीखना पड़ेगा कि अगर हमने अपने बच्चों को वबा से और भूख से बचाना है तो वबा से भी बचाना है। हसन मुर्तजा साहब, खुद लर्न करना पड़ेगा। हुकूमत ये कह रही है कि अवाम को खुद सीखना है। बिल्कुल, मिलकर ये जंग लड़ी जाएगी। को खुद सीखना है और अवाम से पूछा जाए कि आप बेरोजगारी से डर लग रहे हैं, भूख से डर लग रहे हैं या बीमारी से डर लग रहा है, तो अवाम कहती है हमें भूख से डर लग रहा है, हमें बीमारी से कोई डर नहीं लग रहा। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? खुद उन्हें एहतियात भी करनी पड़ेगी ना। हसन मुर्तजा साहब, हसन साहब को हमारी आवाज नहीं जा रही। ख्वाजा साहब, आप रिस्पॉन्ड कर दें, ऑपोजिशन ने रिस्पॉन्ड कर दें। मैं बिल्कुल सिर्फ 2 छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा जी। आसिम साहब ने भी ये 2 बड़ी अच्छी बातें की हैं। इन्होंने अभी एक बात कही कि टेस्टिंग कैपेसिटी जब हमने स्टार्ट किया तो 100 की थी और हम उसको 6,000 पे ले गए। आसिम भाई का कसूर कोई नहीं है, इनको जो बताया गया इन्होंने तो डेफिनेटली उसी के ऊपर बात करनी है और उन्होंने अच्छा ब्रीफ किया। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से जो BSL फ्री लैब्स दोनों की इन्होंने बात की है, वो ये हाकसार जब वजीर था वही बनाकर गया था शहबाज साहब के दौरे हुकूमत में, वो मैं नहीं बनाई थी दोनों लैब्स। और पंजाब फॉरेंसिक लैब जिसमें ये टेस्ट जारी हैं वो भी अल्लाह के फजल से शहबाज साहब ने बनाई। कैपेसिटी डे 1 से मौजूद थी, जरा बात को नोट कीजिएगा, कैपेसिटी डे 1 से मौजूद थी। इशू ये था कि आप उनको टेस्टिंग किट्स कब प्रोवाइड करेंगे। आप उनको टेस्टिंग किट प्रोवाइड करना शुरू करते हैं डे 1 से। आपको जब ये 26 तारीख को पता चला कि आपका पहला केस आया और उससे पहले जब चाइना में पहला केस आया, आप उस वक्त अगर तैयारी करते, टेस्टिंग किट्स को इंपोर्ट करते, तो ये इश्यू ही ना होता। आपके पास हर टीचिंग हॉस्पिटल में टेस्ट करने की सहूलत मौजूद है अगर आप उनको टेस्टिंग किट्स प्रोवाइड कर दें। ख्वाजा साहब, ये तो हो गया। रिजल्ट कैसे लेंगे? ख्वाजा साहब, ये तो हो गया जब आगाज करना था। अभी जो आसिम कह रहे हैं कि अवाम को खुद जिम्मेदारी निभानी है, अवाम को खुद ख्याल करना है, सरकार ने तो लॉकडाउन खोल दिया। इसमें कोई दो राय नहीं होती कि किसी भी एपिडेमिक में, किसी भी चीज में, चाहे वो पोलियो हो चाहे डेंगू हो, जब तक अवाम और हुकूमत मिलकर रिस्पॉन्स नहीं करते मामला ठीक नहीं होते। लेकिन मेरा एतराज सिर्फ इतना सा है कि आपने बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दिया। आपने कहा कि लोग वाकई कह रहे हैं कि हमें भूख नहीं चाहिए, हमें कोरोना बेशक मिल जाए, लोगों की बात है, लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर वो टाइगर फोर्स जो इतने सालों से, इतने महीनों से बन रही है, अगर वो बन के राशन दे चुकी होती, अगर वो रिलीफ एक्टिविटीज, टाइगर फोर्स क्या कर रही है? ब्रेक ले लूं तो इसी पे बात करेंगे, वो टाइगर फोर्स क्या कर रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन, ब्रेक बाद एक दफ़ा फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत ने कल पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान किया। कल हमारे प्रोग्राम में हमने ट्रांसपोर्टर्स को बुलाया, उनसे पूछा कि SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा। उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है कि हम एक सीट छोड़ के एक सीट पे एक फ़र्द को बिठाएं, यानी जो 4 सीटें हैं उसमें 2 अफराद को नहीं बिठाया जा सकता क्योंकि हमने किरायों में कमी की है। ये कल एतराज़ उठाया गया और आज ऐलान कर दिया गया कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खोलेंगे। या तो आप किराया कम करवा लें या SOPs पे फॉलो करवा लें। जब सरकार ने दोबारा SOPs बनाने हैं, कल ताज़र रहनुमाओं ने भी हमारे साथ ये कहा कि SOPs जो बनाए गए हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले भी ये कह रहे हैं कि जब SOPs बनाए गए हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। जब मार्केटें खुली, आपने अहवाल देखा लाहौर शहर का, मार्केटों का कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। आज ताजरों ने एक और मुतालबा किया है कि 24 घंटे मार्केटें खोलने का फैसला किया जाए। आसिम, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जब मार्केटें खोल दी गई हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब आपने खोल ही दी मार्केट और लोगों को कहा कि बाहर जाए, SOPs को पर अमल दरामद करें, तो उसको महदूद क्यों किया गया? वक्त दिया जाए ताकि लोग आराम से बाहर जाएं। अच्छा, उसकी बुनियादी जो वजह थी वो यही थी कि थोड़ा कम टाइम लोगों को इंट्रैक्शन का मिले और बाहर निकलने का मिले। देखें, आजकल रमज़ान मुबारक चल रहा है और लोग नॉर्मली लेट सो के उठते हैं, तो हमने पहली कोशिश ये की कि बहुत अर्ली दुकान खोल दी जाए ताकि जो दुकानों में रश हो वो कम से कम हो उन आर्ज में। आखिरी आर्ज में रश बढ़ता है, लेकिन उस वक्त लोगों ने अपनी इफ्तारी का भी इंतज़ाम करना होता है। तो 1 से 5 बजे के दरमियान एक ऐसा प्रैक्टिकल टाइम होता है लोगों के लिए जिसमें वो शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस तरह जो टाइम है इंटरेक्शन का और लोगों के बाहर निकलने का वो कम से कम हो गया है। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर यही था कि लोगों को रोजगार भी मिल ज्वाइन कर चुके हैं। हसन भाई, ये जो सरकार का अपने मौकफ सुना है, वो कह रहे हैं कि हमने कम टाइम रखा था कि 1 बजे से लेके 5 बजे तक थोड़ा वक्त है, 4 घंटे लोग बाहर चले जाएंगे, शॉपिंग कर लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। इस पे अपोजिशन क्या कहती है? आपकी क्या टेक है कि ज्यादा वक्त होता तो आवाम आराम से बाहर जाती, फासला कम होता, रश ना पड़ता? देखिए, मैं तो आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आवाज। ये मेरी आवाज जो है वो जरा इको हो रही है, जरा ये हेलो, वो ठीक करते हैं सर, आप बोले, आपको हम सुन पा रहे हैं जी। मेरा तो इस पे ये है जी कि मेरे ख्याल में अगर आप कम टाइम देंगे तो उससे रश ज्यादा बढ़ेगा। हर आदमी को होगा कि टाइम ड्यूरेशन इतनी है और इसमें ही हमने अपनी शॉपिंग करनी है, तो उसमें तो रश जो है वो बढ़ेगा। अभी एक दोस्त बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि हमने ये भी बचना है और लोगों को हमने सेहत के मामलात भी उनके देखने हैं। मैं समझता हूँ जी कि जो मार्केट में हाल है, इतनी भूख नहीं है जी। 80% लोग जो हैं वो देहातों से मुतल्का है और देहातों के अंदर मैं नहीं समझता किसी काम में भी कोई बंदिश है या कोई रुकावट है या कोई लॉकडाउन है। खेत मजदूर ज्यादा है, वो भी काम कर रहे हैं, दुकानदार भी छोटा जो है वो भी कर रहे हैं। शहरों के अंदर वाकई ये मुश्किलात हैं। इन्हें चाहिए कि वहाँ पे कोई SOPs जो है वो और होने चाहिए और बाकी रूरल एरियाज वो बहुत ज्यादा है, उनके लिए और होने चाहिए। अगर कोई ऑपोजिशन इनको कोई बात कहे तो ये समझते हैं कि शायद ये तनकीद कर रहे हैं या हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन ने इस मामले में किसी किस्म की कोई तनकीद या बदमजगी नहीं बनाने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक है। तमाम तर जो बदमजगियां हैं वो हुकूमत की जानिब से और वो हमेशा के रवैये हैं उनके। आप देख लें इस सेशन में अब वजीर आजम साहब का ना आना, दिलचस्पी ना लेना, इस किस्म की चीजें हैं। तो असल मुर्तज़ा साहब, सोल्यूशन क्या है आप? क्योंकि सरकार ने तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का भी ऐलान किया। ट्रांसपोर्टर्स ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि जो SOPs इन्होंने बनाए हैं हमें उनकी समझ नहीं आ रही। ताजिर रहनुमाओं ने कहा कि हमने इल्तिजा की थी सरकार से, जब आप SOPs बनाएं तो कम से कम 3 रोज पहले हमें बताएं, हम ट्रायल करके देखें अपने लड़कों को, जो हमारे सेल्स बॉयज हैं उनको बताएं कि कैसे काम करना है, दुकान कैसे खोलनी है, कैसे किसी को अंदर आने देना है। लेकिन सरकार ने रात को SOP बना के ऐलान किया और सुबह मार्केट खोल दी गई। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब तो ईद की इजाजत भी दे दी गई है, कहा गया कि मसाजिद में खुली जगहों पर ईद की नमाज भी होगी। ये आपने मेरे से पूछा? जी, आपसे पूछा। मैं अर्ज कर रहा हूँ जी कि जो दुकानदारों के SOPs हैं वो अलहदा बनने हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स के हैं वो अलहदा बनने हैं। जहाँ तक ट्रांसपोर्टर्स का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि अगर ट्रांसपोर्ट खोल दी गई तो ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। जो हमारे देहाती इलाके या छोटे शहर हैं, ईद की छुट्टियों में लोग वहाँ ट्रेवल करेंगे और बड़े शहरों में इस वक्त लाहौर हो, कराची हो, पेशावर हो,
یہ بڑے شہروں میں ہی لوگ زیادہ تر روزگار کے سلسلے میں گئے ہوتے ہیں. جب وہ واپس آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل گاؤں تک اور چھوٹے چھوٹے آبادیوں اور قصبوں تک یہ کرونا پھیلے گا جو اب تک محفوظ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ جب لاہور شہر سے یا کسی بڑے شہر سے جہاں پہ کرونا کے مریضوں کی تعداد زیادہ ہے وہ شخص اپنے قصبے اپنے علاقے اپنے گاؤں میں جائے گا تو وہ وائرس ساتھ لے کر جائے گا اور پھر وہاں پہ بھی کیسز سامنے آئیں گے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. پہلے تو مجھے یہ بتائیں بریک پہ جس طرح ہم بات کر رہے تھے آصم میں آپ کو واپس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے بریک میں بھی کہ کیسز اس وقت بڑھتے جا رہے ہیں اور کرٹیکل پیشنٹس کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس میں ان کی فٹرنیٹی ڈاکٹرز ان کی فیلڈ کے لوگ ان کے پروفیشن کے لوگ بھی بہت زیادہ انوالوڈ ہیں جن کو پرائم منسٹر نے کہا کہ میں آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں آپ فرنٹ فٹ کے واریئرز ہیں آپ پہ مشکل وقت آئے گا. تو مشکل وقت تو اب آنا شروع ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب. جی میں اس میں نا ایک چیز جو واضح کرنا چاہوں گا ابھی جیسے نمبر آف پیشنٹس بڑھ رہے ہیں تو اس میں ہماری جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں جو کمیونٹی ہے ہمارے جو ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف اور سٹاف نرسز ان میں بھی نمبر آف کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے جو ہے نا اب 3-4 ڈاکٹرز کی کال آئی ہے جو بڑے اچھے جو ہمارے جو کنسلٹنٹ ہیں ان کو دے گاٹ پرابلم ان کو کووڈ پازیٹیو آیا اور اس کے بعد ان کو ریسپریٹری پرابلم سٹارٹ ہو گئی ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ جب ہاسپٹل میں بیڈز کی اویلیبلٹی جو تھی وہ آلموسٹ فل ہے اور نیئر ٹو فل ہے. جیسا میرے پاس جناح ہاسپٹل میں جو ہمارے پاس کیپیسٹی تھی دیٹ از آلموسٹ فل. اب لوگوں میں جو آگے جو پینک کریٹ ہو رہا ہے کہ وہ کس سائڈ پہ موو کریں کہاں پہ جائیں. بالکل صحیح کہ جب پیشنٹ کریٹیکل ہوں گے اور اس کے بعد کوئی پرائیویٹ سیٹ اپ ایسا ہے نہیں جو ان کو کیٹر کر سکے وہاں پہ ایسے پیشنٹ کو ٹیک اپ کر سکے تو پیشنٹس نے الٹیمیٹلی جہاں پہ موو کرنا ہے وہاں پہ اب یہ ایک سم سارٹ آف ایک الارمنگ سچویشن ہے اینڈ وی نیڈ ٹو ٹیک ریئلی ایک ڈیسیجن کہ جس سے ہم ان پیشنٹس میں ہم جو ہے اس کی کیپیسٹی کو ہم بلڈ کر سکیں بڑھا سکیں وینٹیلیٹرس کو بھی اور جو پیشنٹ نان وینٹیلیٹڈ ہیں جو کہ پچھلے کافی تقریباً مور دین اے ویک ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ فل جا رہی ہے تو اس کو ہم کس طرح سے کیٹر کر سکیں. ڈاکٹر صاحب کیپیسٹی آپ کی فل ہو گئی ہے جی کیا ڈیسیجن کیا لینا پڑے گا؟ سرکار بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ وینٹیلیٹرز مزید آ رہے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اس تمام تر وبا میں جس کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں جس کا سامنا ہم کر رہے ہیں وینٹیلیٹرز کتنے کارآمد ہیں کتنے لوگ بچ جاتے ہیں جو وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں؟ جی یہ کویسچن آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میں پہلے بھی نا بارہا اس پہ سٹریس کر چکا ہوں کہ وینٹیلیٹر اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اس کی ٹریٹمنٹ تو سٹارٹ ہوتی ہے فرام سوشل ڈسٹینسنگ سینیٹائزیشن اور ماسک اور جو ہماری پبلک میں جس کی اویئرنیس ہمارے بارہا ایک اتنا وہ اصرار کرنے کے باوجود بھی لوگوں میں ماسک لگانے کا ٹرینڈ ابھی تک بھی نہیں ہے. اگر ماسک لگایا بھی ہے تو وہ وہاں پہ نہیں ہے جہاں پہ اس کو یوز کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ نمبر آف پیشنٹس بڑھتے ہیں تو اس میں اب سارے پروفیشنلز بھی ہمارے وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. ہم نے جناح ہاسپٹل میں یہ کیا تھا ہمارے پاس نمبر آف پیشنٹ سے 30 بیڈڈ ایک ایریا ہم نے اسپیسیفائی کیا تھا فار دیز پیشنٹس کرونا پیشنٹ کے لیے جو فیل ہو گیا. بریک میں جانا ہے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے مجھے اس کا جواب چاہیے گا. آج ہمیں دفتر آ رہا تھا اپنے تو لاہور کی کنال روڈ پہ بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی. وہ کنال میں نہا رہی تھی اور ہم نے دیکھا ہے ماضی میں جب بھی گرمی کی شدت بڑھتی ہے بڑی تعداد میں نوجوان منچلے لاہور کی کنال سے پہنچ جاتے ہیں. وہ کتنا ڈینجرس ہے؟ جی یہ دیکھیں نا جہاں پہ بھی آپ کی سوشل گیدرنگ ہوگی چاہے وہ جس کانٹیکسٹ میں بھی ہے دیٹ از مطلب وہ جو ڈینجرس ہے اس میں یہ نہیں کہا سکتے کہ جی وہ جو کینال میں نہا رہے ہیں تو وہ شاید ڈینجرس نہیں ہے. وہ بھی بہت زیادہ ڈینجرس ہے. بریک لیتے ہیں بریک بعد واپس آتے ہیں ناظرین تو اسی میں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. عاصم بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے اپوزیشن کی گفتگو بھی سنی اور ڈاکٹر صاحب کی بات بھی سنی کہ وینٹیلیٹرز پہ جو پیشنٹ جا رہے ہیں وہ بچ نہیں پا رہے وینٹیلیٹر سولوشن نہیں ہے. اب جو سرکار نے مارکیٹیں کھول دی ٹرانسپورٹ کھولنے کا اعلان کیا ہے ٹرانسپورٹرز کہہ رہے ہیں ہم نہیں کھول رہے اور اب مساجد بھی کھول دی جائیں گی عید کی نماز بھی ہو جائے گی. 21 رمضان المبارک کو کیا ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں جلوس نکل آئے. تو سرکار کیا کر رہی ہے؟ اچھا دیکھیں پہلے ون بائی ون لیتے ہیں اور میں بڑا کوئکلی رسپونڈ کرتا تھا. دیکھیں جو ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ کا کیس ہے نا وہ دیٹ از اسپیسیفکلی مینٹ فار دا پور پیپل. وہ آپ کے غریب لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کارخانوں میں جانا ہے جنہوں نے فیکٹریوں میں جانا ہے جنہوں نے کوئی ڈیلی ویجز کے لیے اپنی نوکریوں پر جانا ہے. میں آپ یا ڈاکٹر صاحب تو اپنی اپنی گاڑی پر چلے جائیں گے لیکن اس غریب آدمی کا کیا ہوگا؟ تو جو پبلک ٹرانسپورٹ ہم نے کھولی ہے وہ پیورلی غریب لوگوں کو ریلیف دیا ہے. اب آ جائیں ایس او پیز. اچھا نہیں دیکھیں ایس او پیز پہ آپ نے رکھے ہیں عاصم اس ایس او پیز کے مطابق اس غریب آدمی نے جس بس سٹینڈ سے اپنے گھر جانا ہے اس بس سٹینڈ پہ نہ تو لاؤنج موجود ہے نہ تو بینچ موجود ہے نہ واش روم موجود ہے نہ سینیٹائزرز موجود ہیں اور ایسی کوئی سہولت موجود ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کی جا سکے. ہاں یہ دیکھیں میں آپ کو ایکسپلین کروں. یہ
پہلے آپ نے بات کی تھی کہ 2 سیٹوں کے اوپر ایک جو ہے مسافر بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں بٹھائیں گے. کسی ایس او پی میں یہ مینشن ہی نہیں تھا. میری آج خود وزیر ٹرانسپورٹ سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ صرف 2 سے 3 چیزیں مینشن کی گئی ہیں جن میں سینیٹائزیشن ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ ہے. انتظامیہ نے کہیں اپنے طور پر اس کو انٹرپریٹ کیا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ سے مراد یہ ہے کہ 4 سیٹوں کے اوپر 2 لوگ بٹھائے جائیں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا. ٹرانسپورٹرز کو یہ کلیئر سرکار ایسا نہیں کہہ رہی. بالکل, سرکار کہہ رہی ہے ابھی اکٹھے SOPs بٹھائیں. میں لکھا گیا ہے نا, سرکار نے صرف سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھا ہے. نہیں, ایک سیکنڈ آصف, ایک سیکنڈ, اب بات اسی پہ ہوگی. کیا سرکار یہ کہہ رہی ہے, ڈاکٹر صاحب کا جواب دے دوں. ڈاکٹر صاحب کو چھوڑے سر, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ میرے شہریوں نے, ہمارے بھائیوں نے اس غریب آدمی کی جو پرائم منسٹر بات کرتے ہیں اس بس پہ بیٹھ کے جانے, کیا اب سیٹ نہیں چھوڑی جائے گی؟ سرکار یہ کہہ رہی کہ اکٹھے بیٹھ کے جائیں. نہیں, سرکار نے یہ بالکل نہیں کہا. سرکار نے یہ کہا ہے کسی ایس او پی میں نہیں لکھا کہ سیٹ نہیں چھوڑی جائے گی. ٹرانسپورٹ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں, سرکار نے یہ نہیں لکھا کہ 2 سیٹوں کے اوپر ایک مسافر بیٹھے گا. سرکار نے کہہ رہی ہے ایس او پی کیا ہوگا, وہ بتا رہا ہوں آپ کو. سرکار نے 2 باتوں پر زور دیا ہے. نمبر 1 سوشل ڈسٹینسنگ, کہ آپ مسافروں کے درمیان فاصلہ رکھیں. دس از دی ایگزیکٹ سینٹینس. نمبر 2 کہ سینیٹائزیشن کا استعمال کریں. پلیز آصف, الفاظ کے ساتھ نہ کھیلنا. سوشل ڈسٹینسنگ کا الفاظ کے ساتھ نہیں آپ کھیل سکیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, سوشل ڈسٹینسنگ کا مطلب یہ ہے کہ مسافروں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے. کتنا فاصلہ, کیسے فاصلہ؟ یعنی آپ یہ کہا جائے گا کہ 2 فرد بس پہ بیٹھے 2 سیٹوں پہ, ایک منہ ادھر کر لے اور ایک منہ ادھر کر لے, یہ فاصلہ ہوگا؟ تو نہیں یا ہوا, ایک اپنا شولڈر دوسری طرف کر لے, دوسرا دوسری, یہ فاصلہ ہوگا؟ سلطان, زیادہ ڈیمانڈ جو تھی وہ عوام کی تھی اور ٹرانسپورٹرز کی تھی. حکومت تو اس میں خوش ہے. سوشل ڈسٹینسنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, اپوزیشن, سرکار, ڈاکٹرز, تمام لوگ کہتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ, اور ہم بھی یہی ایس او پی بنایا ہے. لیکن ایس او پی بنایا ہے, اس پہ عمل درآمد کون کرائے سلطان, گا؟ مجھے ایک جملہ ایس او پی, مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے, مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے. آصف, میرا وقت ختم ہو گیا. جی, عوام ہے اس کو ریلیف دیا ہے, وہ خود خیال کرے. ٹرانسپورٹر نے ریلیف دیا, وہ ذمہ داری ہے, کیونکہ سرکار نے ایس او پی بنایا ہے. وہی ایس او پی جو مارکیٹ میں بنایا گیا, وہی ایس او پی جو پبلک کے لیے بنایا گیا, وہی ایس او پی جو ٹرانسپورٹ کے لیے بنایا گیا. ایس او پی پہ عمل درآمد کون کرے گا؟ آج کے پروگرام میں ہمارے سلطان صاحب کو دیجیے گا. اللہ نگہبان.